हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में वेइंग मशीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है? वेट नहीं, ये भी एक पॉइंट है टू बी अंडरस्टूड कि भाई वेइंग मशीन से मेज़र क्या हो रहा है। तो तीन तरह की वेइंग मशीन होती हैं। एक तो सिंपल बीम बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस, जिसमें एक यहाँ पर ऐसे बार होती है, उसमें नीचे दो पैन्स होते हैं। एक में अपन वेट यानी बांट रखते हैं, एक में अपन आइटम जो भी है तोलना उसको रखते हैं, है ना, तराजू सिंपल। दूसरी होती है स्प्रिंग बैलेंस, उसमें एक स्प्रिंग और उसमें एक इंडिकेटर पॉइंटर होता है और नीचे हुक होता है। हुक में सामान लटका देते हैं, ऊपर से पकड़ कर ऐसे उठाते हैं तो दिख जाता है कितना वेट है। और तीसरी होती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन मतलब वो जो डॉक्टर के यहाँ रखी होती है और वो डॉक्टर बोलता है कि भाई ज़रा इसके ऊपर खड़े हो जाओ, वेट मेज़र करना है। तो आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, या तो उसमें एक पॉइंटर होता है वो इंडिकेट करता है, या डिजिटल होती है तो उसमें सीधा लिखा हुआ आ जाता है कि आपका वेट इतना है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपका वेट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली बताएं। तो आंसर आया, एक बच्चे ने आंसर किया सर 60 kg। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, तो फिर आपका मास कितना है? 6 kg। अरे भाई वेट क्या होता है? mg होता है वेट, तो W = mg, ये होता है वेट। तो अगर आप 60 kg वेट बता रहे हैं तो पहली बात तो kg इज़ ए यूनिट ऑफ मास। तो ज़रा सोच के बताओ कि आपका वेट कितना है और आपका मास कितना है। तो सही आंसर होगा कि मेरा वेट मतलब आपका वेट 60 kg वेट है। यूनिट क्या बोल रहा हूँ मैं? kg वेट, ना कि kg। स्टूडेंट का वेट कितना है? 60 kg वेट, और उसका मास कितना है? 60 kg। अब समझिए, वेट क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स को मेज़र करने के लिए दो तरह की यूनिट्स हमारे पास हैं। एक तो है एब्सोल्यूट यूनिट और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो न्यूटन, सीजीएस में डायन, ग्रेविटेशनल में एसआई सिस्टम में बात करूं तो केजी वेट या केजी फोर्स। अब इसको डिफाइन करना है, ध्यान रहे ये फोर्स है, फोर्स। तो 1 न्यूटन is that force which creates acceleration is equal to 1 meter per second square in 1 kg mass, and 1 kg weight is that force, या पूरे लिख देता हूँ मैं, is the force of gravity exerted on 1 kg mass। तो समझना, 1 न्यूटन का मतलब F = ma। m कितना? 1 kg मास अगर लेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जनरेट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है 1 न्यूटन। जबकि 1 kg फोर्स या 1 kg वेट अगर हम देखें तो ये mg के बराबर है। अर्थ लगा रही है 1 kg मास पर जितना फोर्स, और क्रिएट कर रही है एक्सेलरेशन g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8, जो भी लेना चाहो आप। तो 1 kg वेट का मतलब होगा 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 kg वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है। अब आपने अपना वेट मेज़र किया, तो अगर उसका मास है 60 kg, बच्चे का मास है 60 kg, तो हिज मास, तो हिज वेट विल बी
60 kg वेट या 600 न्यूटन। आई बात समझ में? अब इसको मेज़र करना है तो इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं समझिए। तो सबसे पहले सिंपल बैलेंस या बीम बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस इन नामों से पुकारा जाता है इस तरह की बैलेंस को, जिसमें यहाँ से तो अपने को इसको होल्ड करके रखना है और यहाँ पर दो पैन्स होंगे ठीक है। अब इधर जो वेट रखा आपने, यहाँ पर मान लो रखी आपने शक्कर, ठीक है ना, एक पैकेट में, और यहाँ रखा आपने एक बांट बोले तो वेट, ठीक है। और दोनों का मास अगर इक्वल है तो दोनों का वेट भी इक्वल होगा mg। और ये डिस्टेंस जो है a, तो ये डिस्टेंस भी a मिड पॉइंट पर लगी होती है, ये फलक्रम कह लो या जो पिवोट है। तो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस, यहाँ पर इसको रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स देखेंगे। तो इधर से फोर्स कितना लग रहा है W1, तो W1 इंटू A, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर बराबर हो जाए तो W1 इज इक्वल टू W2। तो मतलब जितनी शक्कर आपने यहाँ रखी है और जो ये आपने यहाँ पर बांट रखा है, तो बांट अपन ने रखा मान लो 1 kg मास का ब्लॉक, 1 kg का बांट, तो ये 1 kg शुगर अगर है तो शुगर का वेट 1 kg वेट आ गया, 1 kg वेट शुगर हो गई वो, जिसका मास 1 kg होगा। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि साहब जो हमारी बैलेंस है, सिंपल बैलेंस, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि इस तरफ की डायमेंशन जो है A और इस तरफ का जो डायमेंशन है वो है B, मतलब ये मिड पॉइंट पे नहीं है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसलिए प्रॉब्लम है कि जब हम इधर शुगर रखा हमने शुगर, तो यहाँ पर वेट अपने को रखना पड़ा W1, और जब इस वाले पैन में अपन ने शुगर रखा तो इस वाले पैन में हमको वेट रखना पड़ा W2, तब जाके ये बैलेंस हो रही थी बीम दो सिचुएशंस में, समझ गए। इधर शुगर रखा तो W1 वेट आएगा, इधर शुगर रखकर तोलोगे, इधर बांट रखोगे तो W2 वेट आ रहा है। तो आपको फाइंड करना है ट्रू वेट ऑफ शुगर। तो क्या करेंगे, तो जब इधर इसका ट्रू वेट मान लो W है, शुगर का ट्रू वेट कितना है W, तो जब इधर W आपने लगाया था और उधर W1 तो बैलेंस हो रहा था, और इधर W लगाया, इधर W2 लगाया तो बैलेंस हो रहा है। तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वेट करेंगे, इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स और उधर का मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे W इंटू A इज इक्वल टू W1 इंटू B एंड W2 इंटू A इज इक्वल टू W इंटू B, W2 इंटू A और W इंटू B सेकेंड सिचुएशन में। अब हमें इसको डिवाइड कर देना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, W अपॉन W2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W। तो W कितना आया, वेट, ट्रू वेट, रूट ओवर दीज टू रीडिंग्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ट्रू रीडिंग्स, दीज टू रीडिंग्स। तो W1 W2 दो रीडिंग है
और उसका ज्योमेट्रिक मीन हमारा ट्रू वेट होगा। तो ये सिंपल बैलेंस या बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस का इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स को इक्वेट कर रहे हो, मतलब आपने जो इधर mg इंटू ए ऐसा लिखा और उधर m1g इंटू बी ऐसा लिखा, तो देखो g से g तो कट ही जाना है, g का कोई इफेक्ट आना नहीं है। इसलिए अगर इस बैलेंस को लेके जाए हम मून पर, जहाँ पर कि g की वैल्यू अर्थ की तुलना में g/6 है, तो वहाँ भी ये काम करेगी। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर, उसमें अपन यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इधर भी g+ है और इधर भी g+a का फैक्टर आएगा, g इफेक्टिव g+a हो जाएगा। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो इधर भी m इंटू g+a करेंगे और उधर भी m1 इंटू g+a करेंगे, जो भी एक्सेलरेशन है, a कह लो या a0 कह लो, a तो ये है। तो मान लो एक्सेलरेटेड जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ a0 है, तो कैसी इक्वेशन बनेगी इस केस में कि mg+ a0 इंटू a इज इक्वल टू m1g+ a0 इंटू b। तो देखो g+ a0 ये एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो जाना है, तो इट कंपेयर्स मासेस, दिस बैलेंस कंपेयर्स masses, therefore no effect of change in the value of g। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब दूसरी अपन देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग फोर्स अपन ने लास्ट लेक्चर में खूब पढ़ा है। तो सेकंड है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग होती है और कुछ नहीं। यहाँ से इसको अपन ने होल्ड करा हुआ या लटका दिया अपन ने सीलिंग से, एक स्प्रिंग है, उस पर पॉइंटर अटैच्ड है और स्प्रिंग के दूसरे एंड पर अपन ने ऐसा एक हुक लगा दिया कि भाई लटका दो इस पर जो भी वे करना है। तो एक ब्लॉक को अपन ने लटका दिया जिसका मास m है, उस पर अर्थ ग्रेविटी नाम का फोर्स mg लगाएगी डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा। पॉइंटर जो यहाँ पर अगर होता उसकी बजाय थोड़ा नीचे खसक गया, kx इक्वल टू mg, जहाँ कि k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये 0 था, 1 2 3 4 5 kg ऐसा मार्किंग इस पे करा हुआ है। किस पे? तो इसको अपन ने कवर किया, यहाँ ये होल है और ये एक ऐसा अपन ने बॉडी बनाया और यहाँ पर फिर एक होल है और ये इस तरह का, और इस पर अपन ने मार्किंग कर दी कि ये 1 kg होगा, ये 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg इस टाइप से। और सिर्फ ये पॉइंटर आपको दिख रहा है और ये स्प्रिंग भी आपको दिख रही है। बाकी का जो है ना, ये मेटल शीट है जिससे कि बाहर हवा, पानी, धूल इत्यादि का इसके ऊपर कोई बुरा असर ना हो, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनवायरनमेंट। ऐसा ही मेटल शीट है, उसमें अपने को ये सिर्फ पॉइंटर दिखेगा, बस पॉइंटर दिखने की जगह छोड़ दी अपन ने, बाकी सबको कवर कर दिया। स्प्रिंग भी किसी केस में दिखेगी, किसी केस में नहीं दिखेगी। ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो समझना बात को, स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस कुछ नहीं, बस एक स्प्रिंग है, पॉइंटर अटैच्ड है, नीचे हुक है और हुक में अपन ने मास m सस्पेंड करा, तो ये पॉइंटर थोड़ा नीचे आ गया। सीधी स्प्रिंग है ये, और कुछ नहीं, बस उसकी कवरिंग में बंद कर रखा है। इतनी चौड़ी नहीं होती, पतली होती है, मैंने बना दी यहाँ दिखे 0.5 इसलिए। तो ये खाली स्प्रिंग है। तो ये क्या मेज़र करती है? ये mg मेजर करती है। अगर किसी सैटेलाइट में चले जाएं जहाँ पर कि g 0 है, तो वहाँ पर इसकी क्या रीडिंग होगी? 0। फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में क्या रीडिंग आएगी? 0।
एक लिफ्ट जो कि फ्री फॉल कर रही है उसके अंदर हम खड़े हैं और हम वेट मेज़र कर रहे हैं, क्या रीडिंग आएगी? 0। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो क्या रीडिंग आएगी? तो मान लीजिए लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो क्या रीडिंग आएगी? m इंटू जी प्लस ए। सूडो भी लग जाएगा ना जब आप लिफ्ट फ्रेम में काम करेंगे। तो ये g की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इट मेजर्स फोर्स, therefore its reading depends on वैल्यू ऑफ g। मान लीजिए मून पे चले गए जहाँ पे g/6 हो गया तो वहाँ पर रीडिंग 1/6 हो जाएगी। तो ये फोर्स मेजर कर रही है, मासेस को कंपेयर नहीं कर रही। तो ये है कहानी स्प्रिंग बैलेंस की। अब ये स्प्रिंग तो आपको अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। इधर से भी ये mg फोर्स लग रहा है और ये सपोर्ट से भी इस पर ऐसा mg फोर्स लग रहा है, तब ये इक्विलिब्रियम में आएगी। और सपोर्ट पर इस लिफ्ट से ऐसा नीचे सपोर्ट पर इस स्प्रिंग से नीचे ऐसा mg फोर्स लगेगा। ठीक बात। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो आएगा वो mg इज इक्वल टू kx। तो ये कितना एक्सटेंशन इसमें आ रहा है, ये कितना पॉइंटर नीचे शिफ्ट हुआ, इसको कैलिब्रेट करके अपन स्प्रिंग बैलेंस बना लेते हैं। बात ख़त्म। तो स्प्रिंग बैलेंस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक पुली यहाँ है, एक पुली यहाँ है, इससे फिक्स कर रखी है। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब स्प्रिंग है बस एक, और उसका ये वाला एंड जो है ना, ये धागे से बांधकर, ये धागा यहाँ से, और यहाँ 3 kg का ब्लॉक लटका दिया, और यहाँ से ये धागा, ये हुक है यहाँ पे हुक, उस हुक में ये धागा बांध के धागे से यहाँ 2 kg का ब्लॉक लटका दिया। अब आपसे पूछा कि व्हेन दीज मासेज आर रिलीज्ड टू मूव व्हाट विल बी द रीडिंग, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। पूछना कहा जाए तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। तो ये इस धागे में जो टेंशन होगा ना T, वही स्प्रिंग फोर्स होगा, क्योंकि स्प्रिंग के 2 एंड्स पर T फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, और यहाँ से ऐसा लग रहा है। और चूँकि ये मासलेस है, मासलेस मान के चलते हैं स्प्रिंग बैलेंस को, क्योंकि उसका मास दिया भी नहीं, मासलेस मान के चलते हैं। और इसलिए नेट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए, क्योंकि F इक्वल टू mm में मास 0 होगा तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इसलिए यहाँ T है तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी ये T हो जाएगा, यहाँ भी ये T हो जाएगा। बना दो FBD, तो 3G यहाँ नीचे लगा दो और यहाँ 2G लगा दो। अब जो T होगा वही आंसर होगा। तो T कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये तो एटवुड मशीन टाइप का ही तो है। ये 2 इक्वेशन अगर बनाए तो कैसे बनेगी? 3G माइनस T इज इक्वल टू 3 इंटू A। ये नीचे आ रहा है A से, ये ऊपर जा रहा है A से, एक्सेलरेशन A। और इसके लिए क्या लिखेंगे? T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू A। ये 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? T 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24 न्यूटन, मतलब 2.4 kg वेट। ऐसा इसका रीडिंग आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में यहाँ स्प्रिंग बैलेंस लगा दी और यहाँ एक पुली है और इस पुली पर से इधर एक ब्लॉक है 3 kg मास का और इधर एक ब्लॉक है 2 kg मास का, और ये लिफ्ट मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको फाइंड करना है स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। फाइंड स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। तो ये तो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, सिंपल एटवुड मशीन वाला। यहाँ पे टेंशन 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2g होगा और उसका डबल यहाँ होगा। यहाँ पर अगर टेंशन में t कह रहा हूँ तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इन केबल 2t हो जाएगा। और लिफ्ट फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे जब इक्वेशन बनेंगी तो क्या लिखना पड़ेगा, FBD बनेगा तो इसमें सूडो फोर्स भी लगेगा, वेट के साथ साथ सूडो भी लगाना है। तो TC कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ T, और T कितना आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A। G प्लस A मतलब 10 प्लस 5, ये रीडिंग आएगी। ये TC जो है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगा। इस TC नाम के फोर्स से स्प्रिंग के दोनों एंड्स को खींचा जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 72 न्यूटन। कैलकुलेशन सही है ना, 5 3 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72। तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग हो जाएगी 7.2 kg वेट, क्योंकि उसमें तो जो मार्किंग करी हुई है वो kg वेट के हिसाब से करी होती है, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन देखिए। ये फिक्स्ड सीलिंग है, यहाँ से एक ऐसा रोप आया, मासलेस रोप है या स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये स्प्रिंग है मतलब, और ये इसका हुक है। तो ये यहाँ पे धागा बांधा और ये ऐसा धागा या रोप, और एक और यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है और उसके नीचे ये धागा। अब यहाँ पर एक मंकी है जो कि इसको पकड़कर, रोप को पकड़कर या स्ट्रिंग को पकड़कर ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर रहा है, और इसका मास कितना है, मान लीजिए 20 kg। तो आपको ये स्प्रिंग बैलेंस नंबर 1 है और ये स्प्रिंग बैलेंस नंबर 2 है, इनमें क्या रीडिंग आएगी बताओ। तो देखो नीचे तो ये धागा हवा में लहरा रहा है, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इस स्प्रिंग को खींचेगा नहीं, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग ऑफ बैलेंस नंबर 2 कितनी है, 0। यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा ना। पर जब ये इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा मंकी, जिसका वेट 20 G है, ये इस रोप को नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, वही इसमें टेंशन आएगा T1, और ये भी हो जाएगा T1, और ये T1 फोर्स लगा रहा है। तो इस
एक्शन रिएक्शन पेयर में देखो मंकी के ऊपर भी T1 फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस दो फोर्सेस का रिजल्ट ये आया कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताओ T1 कितना, तो हम क्या लिखेंगे T1 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो T1 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू 2, तो T1 इज इक्वल टू 240 न्यूटन, मतलब 2.4 kg वेट। ये स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग होगी कौन सी स्प्रिंग की, नंबर 1 की, ऊपर वाले की। ठीक है, जितना फोर्स से खींचेंगे वो टेंशन आ जाएगा इसमें, ये खींच रहा है उसको थ्रू द फ्रिक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू एक मास m का ब्लॉक सस्पेंडेड है और ये लिफ्ट ऊपर जाती है। इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को हमने जे कैप डायरेक्शन कहा है और इसके बारे में बताया है कि ये जब ऊपर जा रही होती है तो पहले तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेटेड है। पहली सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी कैसी है, अपवर्ड। स्पीड का क्या, बढ़ रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, पता नहीं, ए है। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जा रही है, जा तो ऊपर रही है लेकिन इसकी स्पीड कम होने लगती है, मतलब डेसिलरेशन हो रहा है। तो जो डेसिलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी सेम है, ए। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस से जो रीडिंग आ रही है, तो स्प्रिंग बैलेंस measures maximum weight equal to 80 kg weight and minimum weight measured by this balance is 60 kg weight। तो आपको फाइंड करना है ट्रू वेट ऑफ ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डेसिलरेशन, ए। ये क्वेश्चन बनाया। तो जब इसकी स्पीड बढ़ रही होती है ना, ऊपर की तरफ जा रही है और स्पीड भी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो पहली सिचुएशन में वेलोसिटी भी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, इसलिए स्पीड बढ़ रही है। दूसरी सिचुएशन में वेलोसिटी ऊपर है पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो रही है। ये रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो पहले केस में यहाँ पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अपवर्ड है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो रीडिंग कितनी आएगी, m इंटू जी प्लस ए। और दूसरी बार में जब स्पीड कम होना शुरू होती है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो सूडो लगेगा अपवर्ड, तो रीडिंग कितनी आएगी, m इंटू जी माइनस ए। तो मैक्सिमम वाली रीडिंग कितनी है, 80 kg वेट, मतलब फोर्स कितना होगा 80 g, और ये 60 kg वेट मतलब 60 g। दो इक्वेशन हैं और दो अननोन, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 2mg इज इक्वल टू 80 प्लस 60 इंटू जी से जी कैंसिल हुआ तो m कितना आया, 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70। तो ट्रू वेट कितना होगा,
तो ट्रू वेट हो गया 70 kg वेट। फिर एक्सेलरेशन निकाल लोगे कि नहीं? इसको डिवाइड कर दो तो क्या दिखेगा g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए इज इक्वल टू 4/3। डिवाइड करने पर तो क्या आएगा 3g प्लस 3a इज इक्वल टू 4g माइनस 4a। या तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा कितना, ओनली g, और इधर से आएगा 7a। तो ये आंसर आ जाएगा a इक्वल टू g/7। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है या डेसिलरेशन का मैग्नीट्यूड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन बात करते हैं वेइंग मशीन की, वो जो डॉक्टर साहब के रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती है ना, जिस पर हम खड़े हो जाते हैं और पॉइंटर से हमें अपना वेट पता लगता है, उसमें क्या मैकेनिज़्म होता है, वो क्या मेज़र करती है। तो तीसरा है वेइंग मशीन। इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर आपको खड़े होना होता है, और उसके नीचे जो है ना सेंसर लगा होता है। मतलब यूँ समझ लो कि कुछ ऐसी स्प्रिंग इसके नीचे फिटेड है, ठीक है। इस तरह से इमेजिन करो। ऐसा कुछ मामला है। तो इस सेंसर पर जब आप खड़े होते हो तो आपका वेट सारा के सारा स्प्रिंग पे चला जाता है। स्प्रिंग दबती है, आपको पता नहीं लगता क्यों, क्योंकि बहुत सारी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पैरेलल में है K इक्वलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइप से, और उससे कनेक्टेड रहता है कुछ मैकेनिज़्म जिसमें कि ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और आपका वेट मेज़र हो जाता है। ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो फोर्स इस पर लगाया गया ना, आप खड़े हो चाहे ऐसे डंडी से इसको दबाओ, किसी स्टिक से दबाओ, तो जो फोर्स आप अप्लाई करोगे और उसके चलते ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होंगी, और उससे जो कैलिब्रेशन है करा हुआ, तो ये फोर्स को रीड करेगा। तो इट रीड्स, इट मेजर्स फोर्स, देयरफॉर इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ g। मान लीजिए आप मून पे चले गए, तो अभी अर्थ पे तो आपका वेट mg है, तो आप जब इस पर खड़े होंगे तो आपका FBD मैंने अलग बनाया, आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन, इसने भी आप पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और आपका वेट नीचे की तरफ है mg। अब आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो n कितना है mg। तो इसने क्या मेजर करना है पता है? नॉर्मल रिएक्शन, mg नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, कितना फोर्स इस पर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है इस बंदे का, इस वेइंग मशीन के साथ जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना n, इट विल मेजर, वेइंग मशीन रीडिंग क्या होगी n न्यूटन, या n जो फोर्स है kg वेट में भी दिया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि इसका मास है 60 kg, आदमी का मास है 60 kg, और ये डॉक्टर साहब के यहाँ क्लिनिक में रखी हुई है वेइंग मशीन, चंद्रमा पे नहीं है, यहीं है इंडिया में ही। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी 60g, तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आएगी 60 kg वेट। तो इसने फोर्स को नापा n को, mg को नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर मान लो ये लिफ्ट में रखी होती और इस पर वो बंदा खड़ा होता और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड होती, तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती? इसका मास वही है 60 kg। तो अब वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? तो वेइंग मशीन की रीडिंग अब की बार होगी 60 इंटू G+A। क्यों? क्योंकि जब आप इस आदमी का एफबीडी बनाओगे तो इस पर mg यानी 60G के साथ साथ एक सूडो 60 इंटू 5 भी लगाओगे। लिफ्ट फ्रेम में हम काम कर रहे हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय वेइंग मशीन आपने बनाई, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। इक्विलिब्रियम में दिख रहा है लिफ्ट फ्रेम में, इसका एफबीडी बनाया मैंने। तो बताओ इक्विलिब्रियम में है तो n कितना होगा? 60G प्लस 60 इंटू 5, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस वेइंग मशीन। तो ये कितना हो जाएगा? 90G या 900 न्यूटन। तो रीडिंग क्या आएगी? 90 kg वेट। मतलब ये अगर लिफ्ट ऊपर से केबल टूट जाए और फ्री फॉल करने लगे तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? 0। जी एक्सेलरेशन से अगर नीचे आने लगे तो G-A करेंगे ना, तो 0 हो जाएगी वेइंग मशीन की रीडिंग। फ्री फॉल कंडीशन में एपरेंट वेट कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि देखो फ्री फॉल हो रहा है, ये वेइंग मशीन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ब्लॉक और वेइंग मशीन के बीच में जस्ट 1 mm का सेपरेशन है मान लो। अब ये फ्री फॉल करना शुरू करते हैं तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी भी होगी, v=u+at वाले फार्मूले से। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, दोनों को एक साथ गिराया। तो ये जो इन दोनों के बीच का 1 mm का गैप है ना, ये मेंटेन रहेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना इसका भी होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप फिल नहीं हो रहा, गैप मेंटेन्ड है। मतलब ये कि अगर ये दोनों एक दूसरे को टच भी कर रहे होते तो भी इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन 0 होती, तो वेइंग मशीन की रीडिंग 0 होती। ये इसको धक्का देके नीचे जाना चाहेगा जब, तब फोर्स लगाएगा, तब वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी। या ये फ्री फॉल नहीं करे वेइंग मशीन, आदमी या ऊपर का ब्लॉक तो फ्री फॉल करने को तैयार है, ये हटी नीचे की फ्लोर तो फ्री फॉल करना ही है उसको, ये रोके है। पर ये अगर ना रोकी है तो ये दोनों ही फ्री फॉल कर रहे हो तो इनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, तो वेइंग मशीन की रीडिंग भी 0 हो जाएगी। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि ये फोर्स को मेजर कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन को है, और इसकी वैल्यू G पर डिपेंड कर रही है। मतलब ये कि जैसे मून पर जाएं तो वहाँ G/6 हो जाएगा, तो रीडिंग भी वेइंग मशीन की क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे 60 kg वेट हुआ करता था आदमी का, वहाँ पे 10 kg वेट मेजर करेगी वो वेइंग मशीन, क्योंकि वहाँ पर mg का G बदल गया। या लिफ्ट में भी इस प्रकार से वेइंग मशीन की रीडिंग बदलेगी। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से अपन वही वाला क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं जो अपन ने स्प्रिंग बैलेंस के साथ किया था। क्या कि एक लिफ्ट है और उसमें यहाँ पर लाइट वेइंग मशीन है। लाइट वेइंग मशीन मतलब जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, ये है वेइंग मशीन। और ये एक ब्लॉक है जो इस पर रखा है, ये ऊपर जाती है एक्सेलरेशन A से, फिर रिटार्ड होती है, तब इसका एक्सेलरेशन यानी डेक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम A रहता है। जब स्पीड अप हो रही है तब भी एक्सेलरेशन A है, और जब ये ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है, रिटार्ड हो रही है, तब भी रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड A है। मैक्सिमम रीडिंग जो है वो 80 kg वेट है।
और जो मिनिमम रीडिंग है वो 60 kg वेट है। तो बताओ ट्रू वेट कितना होगा और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या है। तो फाइंड करना है ट्रू वेट ऑफ ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ए। तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना, तो अपन mg के साथ साथ इस पर सूडो भी लगाएंगे और तब ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। और लिफ्ट फ्रेम में खड़े होकर देख रहे हैं हम, तो हमें ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा। सूडो लगा दिया अपन ने m/a, सूडो लगा दिया अपन ने, तो अभी अपने को इक्विलिब्रियम में दिख रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि जो अभी n है वो, या n1 कह लूँ मैं, n1 जो है वो कितना है m/g+a, और ये कितना है 80 kg वेट। अच्छा, जब ये ऊपर जा रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तब इस ब्लॉक पर mg के साथ साथ एक सूडो लगाएंगे। सूडो किधर लगेगा, अब की बार सूडो लगेगा ऊपर की तरफ m/a, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेइंग मशीन एंड दिस ब्लॉक ये n2 है, और हम लिफ्ट फ्रेम में काम कर रहे हैं सूडो लगा के, तो ये हमको इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। तो अब की बार जो नॉर्मल रिएक्शन n2 आएगा, नेट फोर्स 0 होना है, तो n2 अपवर्ड, ma भी अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो n2 + ma = mg, तो n2 = m/g-a, ये आ रहा है 60 kg वेट। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने स्प्रिंग बैलेंस में भी कराया है। फिर ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो mg कितना आता है 70g, तो ट्रू वेट कितना हो गया 70 kg वेट, ठीक है। और a कितना निकाला था अपन ने, तो इसको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या दिखेगा g+a अपॉन g-a = 4/3। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो g/a = 4 + 3 अपॉन 4 - 3, तो a = कितना आया g/7। ऐसे इसमें भी वही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने स्प्रिंग बैलेंस के साथ बनाया था। और देखो, जिन बच्चों ने मेरा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नहीं देखा है या काइनेमेटिक्स जिनकी कमज़ोर है, उनको मैं एक बात बता दूं कि अगर जैसे लिफ्ट की बात करें अपन या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें अपन, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है ना, और स्पीड जो है अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी अपवर्ड आएगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है अपवर्ड, पर स्पीड जो है वो कम हो रही है, मतलब रिटार्डेड मोशन है, तो रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। फिर से सुनना, अगर ये नीचे की तरफ उतर रही है, डिसेंडिंग लिफ्ट है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नीचे है। अब अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी आएगी। और इसकी डाउनवर्ड मोशन के दौरान स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही तो हो गया, कम हो रही है, कम हो रही है मतलब रिटार्डेड मोशन कर रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा अपवर्ड डायरेक्टेड। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब हमें पता पड़ेगी, तब हम लिफ्ट के केस में जब एक्सेलरेशन ऊपर होता है, वेलोसिटी किधर भी हो, तो अपन g इफेक्टिव कितना लेते हैं, g की जगह g+a, और अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो तो g की जगह क्या लेते हैं, g इफेक्टिव = g-a। जैसे कि ये वाला केस समझाता हूँ कि एक लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ गतिमान है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और उसकी स्पीड जो है ना वो
डिक्रीजिंग है, स्पीड डिक्रीजिंग है, ठीक है। और जो डिक्रीजिंग स्पीड बोला तो रिटार्डेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बताया है, ठीक है। और इसमें एक वेइंग मशीन रखी है, लाइट वेइंग मशीन, और उस पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, जिसका कि मास कितना है, मान लो कि 50 kg का ये ब्लॉक है। अब आपसे पूछा फाइंड वेइंग मशीन रीडिंग, तो क्या करोगे? तो इसका वीडियो बनाएंगे, कौन से फ्रेम में, चाहे तो ग्राउंड में बना लो, चाहे लिफ्ट फ्रेम में बना लो। तो मैंने लिफ्ट फ्रेम में बनाने का सोचा, तो सूडो लगाऊंगा। सूडो किधर लगेगा? एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में है? तो वो समझो, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ठीक है, स्पीड डिक्रीजिंग है, मतलब रिटार्डेड मोशन है, मतलब एक्सेलेरेशन अपवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है मेरे भाई। तो फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर G+A करना पड़ेगा अपने को। वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ जाएगी 50 × 15 75 kg वेट, ऐसा आंसर आएगा। वेइंग मशीन रीडिंग कितनी हो जाएगी? M × G+A, मतलब 50 × 10+5, मतलब 750 न्यूटन, मतलब 75 kg वेट। तो भैया ये कहाँ से लिख दिया आपने M × G+A? तो देखो, लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम में अगर इसका FBD बनाएंगे तो कैसा बनेगा कि एक तो इस पर 50 G इसका वेट लग रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन N लग रही है, ठीक है, वेइंग मशीन से, और सूडो तो भाई इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो सूडो नीचे लगेगा कितना? 50 × 5। और इक्विलिब्रियम में ये दिख रही है इस आदमी को, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखेगा, हाँ कि ना? मतलब नेट फोर्स 0, मतलब n कितना हुआ? 50 × G + 50 × 5, दैट इज M × G+A। ऐसा कर लिया अपन ने। तो एक्सेलेरेशन अपवर्ड रहता है, तो G की जगह क्या ले लेंगे? mg की जगह क्या लिखेंगे? M × G+A। तो G+A को क्या बोल देते हैं? G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव कंसेप्ट समझ में आ गया। स्पीड से अगर वो बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन से बताएगा, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक ऐसा वुडन प्लैंक है और इसका मास है 10 kg। इस पर एक लाइट वेइंग मशीन रख दिया, लाइट वेइंग मशीन, मतलब उसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, लाइट है, वो हल्की है। अच्छा, यहाँ से एक धागा ऐसा गया पुली पर से, फिर ऐसा गया, फिर पुली पर से ऐसे आया, एक धागा यहाँ से बांधा, यहाँ से गया, यहाँ से गया, मतलब यहाँ से चला, इस पुली पर से होता हुआ यूँ जाके यूँ, और यहाँ से चला, इस पुली पर से जाकर यूँ जाकर ऐसे आ गया। और इन चारों पुली को अपन ने सीलिंग से बिल्कुल फिक्स लटका दिया, ठीक है। अब एक आदमी को बोला, भाई ये धागा पकड़ ले, और पकड़े रहना, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये आदमी अगर इस धागे को छोड़ देगा तो क्या होगा? पूरा सिस्टम फ्री फॉल करेगा, पूरा सिस्टम G एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो उस केस में वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? 0। सब कुछ गिर रहा है नीचे G एक्सेलरेशन से, तो वेइंग मशीन की रीडिंग 0 हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, उसने पकड़ के रखा हुआ है। इसका मास है मान लो 50 kg, 50 kg इसका मास है आदमी का। तो आपको फाइंड करना है, नंबर 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन
on each rope and number 2 weighing machine reading in equilibrium। इक्विलिब्रियम में अपने आप को सेट कर रखा है उसने। तो दो चीज़ें निकालना है, एक तो फोर्स exerted by man on each rope और weighing machine reading, दो चीज़ें निकालना है। तो इसका बनाएंगे हम FBD। तो भैया FBD में क्या है कि जितना फोर्स ये लगाएगा रोप पर, F फोर्स से मान लो ये पुल कर रहा है नीचे, इधर भी F फोर्स से पुल कर रहा है, तो ये इसमें टेंशन जो है वो फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन इन इट। इसने F फोर्स अगर ऐसे लगाया है तो जो टेंशन है T इन द स्ट्रिंग वो भी F हो जाएगा, और यहाँ भी ये टेंशन T और यहाँ भी ये टेंशन T। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, करूँगा। एक तो ये कि फोर्स निकालने के लिए पूरे सिस्टम को, आदमी, वेइंग मशीन, प्लेटफॉर्म, इन सबको मिलाकर एक सिस्टम मान लो और उसका इक्विलिब्रियम देखो या उसका मोशन हो रहा हो तो वो देखो। और जब वेइंग मशीन की रीडिंग निकालना है तो सिर्फ आदमी का FBD बनाओ। तो दो केस होंगे, पूरे का FBD एक साथ सिस्टम मानकर बनाना और दूसरा सिर्फ आदमी का बनाना। तो मैंने पहले पूरे का एक ही FBD बनाया, जैसे ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म, ये लकड़ी की वेइंग मशीन, ये लकड़ी का गुड्डा, ये सब लकड़ी के बने हैं और इसके दो हैंड भी हैं। ये मैं बाज़ार से, मेले में से ख़रीद के लाया, छोटा सा है ये प्रोटोटाइप। फिर मैंने यहाँ पर धागे में फोर्स F लगाकर और इसके हैंड पर भी धागा पकड़ा दिया और उस पर फोर्स F लगाकर इस सिस्टम को मैंने ऐसे अपवर्ड फोर्स लगाया। और ग्रेविटी टोटल 50 kg का मैन और 10 kg का प्लेटफॉर्म 60 G नीचे लग रहा था और ये इक्विलिब्रियम में था। तो बताओ फोर्स कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स अपवर्ड कितना है 4F, टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना है 60 G। तो बताओ F कितना आया 150 न्यूटन, टेकिंग G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक आंसर तो आ गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन ईच रोप। अब हमें निकालना है वेइंग मशीन रीडिंग। तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ आदमी का FBD बनाएंगे। आदमी का मास 50, तो वेट 50 G और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पर आदमी फोर्स नीचे लगा रहा है N, वेइंग मशीन आदमी पर फोर्स ऊपर लगा रही है N। ठीक है, और इसके हैंड पर 150 न्यूटन इधर और 150 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है आदमी के ऊपर। यहाँ से एक फोर्स लगेगा, यहाँ से भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इसका वेट होगा और वेइंग मशीन से नॉर्मल रिएक्शन होगी। और ये काय में है, इक्विलिब्रियम में। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स N प्लस 300 इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 50 G। तो बताओ N कितना आया, तो N आया 20 G। मतलब जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो 20 kg वेट ऐसी आएगी। अरे भाई, आदमी ने सोचा ना ऊपर, अब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ और ऊपर दो धागे हैं और धागों को मैं ऐसे खींच रहा हूँ नीचे की तरफ, तो मेरा थोड़ा वेट तो धागों पे चला गया ना। तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो ही जाना है। धागों पे कितना
वेट चला गया तो धागों पे कितना फोर्स लगा है, 150 300 न्यूटन तो धागों ने ले लिया, बाकी बचा 200 न्यूटन वो वेइंग मशीन ने ले लिया। हो गया 50G का हिसाब बराबर। बात समझ में आई? तो एक तो ये FBD इस पूरे सिस्टम का बना लेना, ये प्लैंक, ये वेइंग मशीन और ये आदमी सब मिलाकर एक ही है, और इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है और एक यहाँ से लग रहा है। और वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा 60G। तो एक तो ऐसा बनाना पूरे सिस्टम का, पूरे मतलब सबका मिला के एक सिस्टम बना लेना, और एक वेइंग मशीन रीडिंग निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन एन निकालने के लिए सिर्फ आदमी का FBD बनाना। ठीक है, अब मान लो कि इसी का B पार्ट बनाए कि मान लो ये आदमी को मज़ा आने लगा कि देखो देखो मैं तो लटका हुआ हूँ हवा में, 150 न्यूटन इधर लगाया हुआ है, 150 न्यूटन इधर लगाया हुआ है। अगर उसने डबल कर दिया फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच रो, 300 न्यूटन लगा दिया, तो क्या होगा, तो सिस्टम ऊपर चल पड़ेगा। तब वेइंग मशीन रीडिंग क्या होगी, तो ये B पार्ट बना लेते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो क्वेश्चन बनाया कि इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ईच rope is 300 Newton. Find number 1 acceleration of system and number 2 weighing machine reading. तो पहले क्या करेंगे, पहले पूरे को प्लेटफॉर्म, वेइंग मशीन, लाइट वेइंग मशीन है ये, मैन, इन सबको अपन ने सिस्टम बना लिया। अब फोर्स कितना लगा रहा है ये 300, तो यहाँ भी आदमी के हैंड्स पर 300 स्ट्रिंग या रोप लगाएगी, और यहाँ भी ये टेंशन 300 न्यूटन हो जाएगा, और इसका वेट नीचे की तरफ 60G है। अपवर्ड फोर्स कितना दिख रहा है आपको, 1200, डाउनवर्ड 600। तो किधर एक्सेलरेट होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 1200 माइनस 60G इज इक्वल टू 60 इंटू A। पूरा सिस्टम चल पड़ा ऊपर एक्सेलरेशन A से, तो A इज इक्वल टू कितना आया, तो ये है कितना 120G, 60 कैंसिल हो गया, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड ये मोशन शुरू कर देगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ, वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी, सोचो। पहले 20 kg वेट आ रही थी, 50 किलो का आदमी था, 20 kg वेट आ रही थी रीडिंग जब वो इक्विलिब्रियम में था। अब जब ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी, तो भैया जब वो छोड़ देता था, नीचे की तरफ आते थे, जब फोर्स लगाना कम कर देता था, जीरो कर देता था, तब वेइंग मशीन की रीडिंग जीरो हो गई थी, कम हो गई थी। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है सिस्टम, तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ जाएगी, 20 kg वेट से ज़्यादा आएगी। देखना आप, मैंने ये आदमी का FBD बनाया, ये आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, इसका वेट 60G नीचे की तरफ, और ये नॉर्मल रिएक्शन N ऑफर्ड बाय वेइंग मशीन, और यहाँ से 300 न्यूटन और यहाँ से 300 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है। ग्राउंड फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँ, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है 300 प्लस 3, यहाँ लिखता हूँ मैं 300 प्लस 300 प्लस N और डाउनवर्ड माइनस 60G इज इक्वल टू 50 इंटू 10 MA मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 50 kg का मैंने उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर ये आपने 60G क्यों लिखा, हाँ गलती कर दी। इसको क्या करूँ, मैन का FBD है ना, तो ये मैन का वेट होगा 50, तो इसको सही करो
50। तो सिंप्लीफाई कर लो, n निकल जाएगा। तो ये 300 प्लस 300 600, 600 माइनस 500 यानी ओनली 100, और ये 500, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, मतलब 40 kg वेट। उसका आंसर आएगा, वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी 40 kg वेट। ठीक है, तो इस तरह के भी, उस तरह के भी, हल्के भी, भारी भी, सब तरह के क्वेश्चंस का एक मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने आपको कंसेप्ट जो भी देने थे वो दे दिए। अब मैं इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कराते हुए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सिंपल भी और टफ भी, नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।